नाज़रीन आदाब। मुल्क में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन कई रियासतों ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है तो कई ने इसमें नरमी का फैसला लिया। आज हम खुसूसी प्रोग्राम में इसी इशू पर बात करेंगे। यूं तो कोरोना वबा की सूरत हाल मुल्क भर में बेहतर होती जा रही है, ताहम महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और हरियाणा जैसी मुतादिद रियासतों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया ताकि अब तक होने वाले हासिलात की हिफाजत की जा सके। जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर ने पाबंदियों में कुछ नरमी का ऐलान किया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने कुछ नरमी के साथ लॉकडाउन में मजीद 15 दिनों का इजाफा किया है। वहीं उड़ीसा हुकूमत ने लॉकडाउन को 17 जून तक बढ़ा दिया है। तेलंगाना हुकूमत ने कुछ नरमी के साथ लॉकडाउन में 10 दिनों की तौसीह कर दी है। हरियाणा हुकूमत ने भी 7 जून तक लॉकडाउन में तौसीह कर दी है। दिल्ली हुकूमत ने आज से अनलॉक शुरू कर दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में पाबंदियों में कटौती की गई है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब जो कि भोपाल से जुड़े, रमन्ना हैदराबाद से जुड़ेंगे फोन से, परवेज भट्ट श्रीनगर से, प्रशांत पांडे मुंबई से और खुर्रम शहजाद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले खुर्रम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली में आज कुछ आसानियां पैदा होंगी लोगों के लिए, अनलॉक आज से शुरू हो रहा है। देखिए, जो सूरत हाल है दिल्ली में वो आप जानते हैं कि लगातार यहां पर मामले कम हो रहे हैं और पिछले कई दिनों में 1000 और 1000 से थोड़ा सा ऊपर मामले ये सामने आते रहे हैं। अगर कल की बात करें तो 946 मामले सामने आए थे। उससे एक दिन पहले भी 991 के आसपास मामले सामने आए थे। पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफी कम हो गया है, यानी 1.25% के करीब रह गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली में आज से थोड़ी सी छूट दी गई है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां पर काम काज हो सकेगा। कोरोना गाइडलाइंस और तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए वहां पर काम हो सकेगा। इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वहां पर भी काम हो सकेगा। यानी कि इस बात को टारगेट किया गया है, जो लोग रोजाना की बुनियाद पर खाते कमाते हैं उनको एक तरीके से राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन दिल्ली में अभी अनलॉक पूरी तरह से नहीं है। 7 जून तक के लिए लॉकडाउन लगा रहेगा। हालांकि जो कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो इस बात को लेकर के थोड़े से नाराज हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से दुकानें और तमाम कारोबार बंद है उसको लेकर के वो चाहते थे कि थोड़ी सी उन्हें भी छूट मिल जाती। लेकिन आपको यह देखना होगा कि जिस तरीके से दूसरी जो लहर आई है उसमें जिस तरीके से मौतें हुई हैं और दिल्ली में एक वक्त जो कहना चाहिए कि जो फाल मामले थे, सक्रिय मामले थे, वो 90,000 को छू गए थे। हालांकि अब वो 12,000 के आसपास दिल्ली में आ गए हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए दिल्ली हुकूमत फूंक फूंक करके कहना चाहिए बहुत एहतियात के साथ कदम उठा रही है। यही वजह है कि एक हफ्ते के लिए अभी लॉकडाउन 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में मामले और भी ज्यादा घटेंगे, क्योंकि अभी पॉजिटिव रेट जो है वो 1.25% है। हालांकि 78 लोगों की मौत, यानी कि जो मोर्टालिटी हो रही है, जो मौतें हो रही हैं, वो अब भी काफी ज्यादा है। ये कहीं ना कहीं बहुत तशवीशनाक बात है। लेकिन जिस तरीके से देखें, बिल्कुल दिल्ली में आज प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। प्रशांत, आपके पास आना चाहूंगा। वहां पर केसेस में तो कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन लॉकडाउन में इजाफा कर दिया गया है महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, देखिए आंकड़ों पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इन बात को साफ किया है कि जब लहर पहली खत्म हो रही थी तो उस वक्त जो आंकड़े आ रहे थे वो काफी कम थे, और जब पीक आर था पहली लहर का उस आंकड़े को अगर आज से कंपेयर किया जाए तो वही आंकड़े आज भी नजर आ रहे हैं। अगर आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो कल हमने देखा कि महाराष्ट्र में 18,600 केसेस मिले हैं, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। मुंबई में 1000 से ज्यादा केसेस मिले, 22 लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन उन्होंने इसको डिफाइन किया है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 10% से ज्यादा अगर पॉजिटिविटी मरीज है तो वहां पर कड़क लॉकडाउन लगाया जाएगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 15 तारीख तक कड़क नियम लागू कर दिया। लेकिन जहां पर 10% से कम पॉजिटिविटी रेट है, वहां पर मरीजों की संख्या अगर कम है
तो वहां पर कुछ उन्होंने रिलीफ दिया है। जैसे दुकानों की जो सीमा थी पहले महाराष्ट्र में या मुंबई में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, उसे बढ़ा करके 7 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने फोकस किया वैक्सीनेशन पे और ऑक्सीजन लेवल पे। उन्होंने कल 2 बातें इंपॉर्टेंट कही है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसे तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश उनकी तरफ से। लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो अभी महाराष्ट्र में 1200 मैट्रिक टन जो है ऑक्सीजन महाराष्ट्र क्रिएट कर सकता है, मतलब बनाते हैं। जी। और उनकी रिक्वायरमेंट है 1700 मैट्रिक टन, यानी 500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनको बाहर अलग अलग राज्यों से लानी पड़ती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ उन्होंने देखा कि ब्लैक फंगस जो नई बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और तीसरी लहर सामने आने वाली है जो बच्चों को टारगेट करेगी, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 15 दिन का लॉकडाउन एक्सटेंड किया है। लेकिन इस बातों को स्पष्ट किया गया है कि जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो मरीजों की है वो 10% के अगर नीचे है तो वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है, कलेक्टर है या महानगर पालिका के कमिश्नर है, वो अपने हिसाब से अपने पद का उपयोग करके वहां पर फैसला लेंगे। हालांकि इन सारी चीजों को जो अभी कंसीडर किया गया है, लेकिन 15 दिनों तक वो कड़े नियम लागू रहेंगे। सबसे अहम बात, लोकल ट्रेन में सफर करने, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की खास तौर पर देखा जाए तो लाइफ लाइन मुंबई की लोकल ट्रेन कही जाती है। और जब लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो इसी लोकल के चलते जो है संख्याएं बढ़ रही थी मरीजों की। अभी तक उसे लेकर कोई कॉल नहीं लिया गया है। हाँ, यह है कि जो दफ्तर है वहां पर 50% लोगों को अलाउड करने का परमिशन दिया गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर, ये वो चीजें हैं जो अभी तक उन्हें फॉलो करना है। अब ये देखना होगा कि किन किन राज्यों में 10%, किन किन स्टेटों में, किन किन जिलों में 10% पॉजिटिविटी के नीचे जो लोग आएंगे वहां पर क्या राहत मिलती है और किस तरह से आगे बिल्कुल आगे देखना। और सबसे बड़ा चैलेंज बिल्कुल आपके पास प्रश्न आऊंगा। रमन्ना भी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। रमन्ना, 10 दिन के लिए हैदराबाद या तेलंगाना में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, लेकिन एक राहत की खबर है कि थोड़ी नरमी दी गई है। जो 10 बजे तक दुकानें खुल रही थी उसके टाइमिंग में थोड़ा सा इजाफा किया गया, अब 1 बजे तक खुल सकेंगी। जी, हैदराबाद और तेलंगाना, पूरी तेलंगाना राज्य में और 10 दिन लॉकडाउन एक्सटेंड करते हुए कल कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। एक कैबिनेट के डिसीजन के अनुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक, आफ्टरनून 1 बजे तक ये दुकान और सारी चीजें खुला रह जाएगा। इससे पहले गवर्नमेंट का जो चीजें रहता, रजिस्ट्रेशन और कुछ लैंड रजिस्ट्रेशन, हाउस रजिस्ट्रेशन जो रहता, ये पूरा बंद था। लेकिन इस समय गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि इसको अलाउ करते हुए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हाफ ऑफ द डे पूरा अनलॉक रहेगा, इसलिए तो वो रजिस्ट्रेशन चीजें जो चीजें रहते हैं वो पूरा अलाउ करते हुए कल जियो भी जारी कर दिया है। इसके अनुसार पूरा 1 बजे तक बिजनेस एक्टिविटीज और जनरल पब्लिक एक्टिविटीज जो रहता ये पूरा खुला रहता है। और 2 बजे तक, 1 बजे काम बंद करने के 2 बजे तक सब लोग घर पहुंचना है। 2 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरा लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन टाइम में इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा कुछ नई सर्विसेज, कोई सर्विसेज अलाउ नहीं करते। पुलिस ने पूरा इंतजाम भी किया है। इससे पहले पूरा पिछले 10 दिन, जो 20 दिन जो है, पिछले 20 दिन तेलंगाना में पूरी तरह से लॉकडाउन ने पूरी तरह से हुआ है। इसके अनुसार इस समय भी 2 बजे से लेके 6 बजे तक पूरा पुलिस का पिकेटिंग लगा के, पूरा पुलिस का बार्गेनिंग लगा के। बिल्कुल रमन्ना, एक चीज और जानना चाहेंगे, रजिस्ट्रेशन चाहे वो गाड़ियों का हो चाहे प्रॉपर्टी का हो, उसको भी आज से शुरू कर दिया गया है, तो क्या उसकी भी टाइमिंग 1 बजे तक ही है या वो पूरा दिन जो 5 बजे तक ऑफिस खुला रहता है तब तक खुला रहेगा? नहीं, 1 बजे तक ही अलाउ करते हैं। 1 बजे तक, 1 बजे के बाद ये पूरा एक्टिविटीज बंद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता। इसकी वजह से पूरा वो अलाउ करे तो भी पूरा वो लॉकडाउन में भी मैं रजिस्ट्रेशन गया, बल्कि वो थोड़ा मिसयूज करने के लिए चांस रहता है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। 1 बजे वो भी बंद हो जाएगा, 2 बजे तक सब लोग घर पहुंचना है। इसके बाद पूरा लॉकडाउन रहेगा। जी चलिए, हमारे साथ बने रहिए। परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से। परवेज, आपके पास आना चाहूंगा। तकरीबन महीना गुजर गया लॉकडाउन को देखते हुए कश्मीर के लोगों को, आज कुछ राहत मिली है?
जी आजम, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो पिछले कई रोज से लगातार देखते आ रहे हैं कि जो केसेस है कोरोना के, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। यहाँ पे जो 7,000 के करीब तकरीबन एक वक्त पे यहाँ पे केसेस पहुँच गए थे, वो 2,000-2,500 तक अब केसेस रोज़ाना आने लगे हैं। तो साथ ही साथ अगर हम अमवात की बात करें तो अमवात में भी काफ़ी सारी कमी आई है। और पिछले कई रोज से हमने लगातार देखा कि जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, वो बार बार ये मांग कर रहे थे कि पार्सल अनलॉक किया जाए और किसी हद तक दुकानदारों को इजाज़त दी जाए कि वो अपना कारोबार करें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। तो इसी के चलते आज से जो है वो जो पार्सल अनलॉक यहाँ पे वो शुरू हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बाजार हैं उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक बाजार खुल सकते हैं, लेकिन बाजारों को ऑल्टरनेट डेज पे मरहलेवार तरीके से खोला जाएगा। एक साइड के बाजार एक दिन खुलेंगे और दूसरे साइड के बाजार दूसरे दिन खुलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है वो है ट्रांसपोर्ट का, जिसके चलते जो ट्रांसपोर्टर्स काफ़ी मुश्किलात में थे और काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही थी ट्रांसपोर्टर्स को। तो ट्रांसपोर्टर्स को भी आज से चलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन उनको मैंडेटरी बनाया गया है कि वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे ही चलें और जो कोविड गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से वो फॉलो करें। तो कुल मिला के देखें तो एक लोगों में काफ़ी खुशाइंद बात इसको माना जा रहा है कि धीरे धीरे अनलॉक का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। लेकिन साथ ही में ये भी तशवीश है लोगों को कि जो केसेस जो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी हद तक कम हुए थे, कहीं उनमें इजाफा तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आज भी कई जगहों पे हमने देखा कि जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा था। कुछ जगहों पे हमने देखा कि रश भीड़ भाड़ थी काफ़ी, खासतौर बैंक्स के बाहर काफ़ी भीड़ भाड़ हमने देखी। हालांकि अगर हम मार्केट्स के हवाले से बात करें तो मार्केट्स में उतना रश अभी हमने देखे को नहीं मिला, क्योंकि पार्शल तरीके से दुकानें खुली हैं। एक साइड की दुकानें खुली हैं और एक साइड की दुकानें बंद है। यहाँ पे यही सिलसिला जो है वो लगभग सारे जो अजला हैं जम्मू कश्मीर के वहाँ पे ये चल रहा है। कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स का साफ कहना था कि जो लॉकडाउन यहाँ पे लगाया गया था उसका मेन मकसद यही था कि जो कोविड चेन है उसको ब्रेक किया जाए, और काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी मिली थी। 7,000 से 2,200 केस आना ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है। लेकिन साथ ही में उन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जब अब अनलॉक होता है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि जो कोविड गाइडलाइंस है उनकी पासदारी ज़रूरी है। और जिस तरह से अनलॉक किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो 50% जो पैसेंजर कैपेसिटी गाड़ियों के लिए रखी गई है या बाजारों को अल्टरनेट दिनों पे खोलने की, या 25% जो है वो दुकानदारों में या शॉपिंग मॉल्स में रश को करने के लिए कहा गया है। तो इन सब चीज़ों पे फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि अनलॉक की खुशी में इसमें ऐसी भीड़ भाड़ हो जाए कि जो अभी तक हम लोगों ने हासिल किया है वो उस पे सारे पे पानी फिर जाए। तो हुकूमत की भी ये लगातार कोशिश है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें 35 दिन के बाद आज यहाँ पे लॉकडाउन खुल गया, और 35 दिन के एस्टिमेट के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन 5,000 करोड़ का रुपए का नुकसान यहाँ पे ट्रेडर्स को हुआ है। और जो ट्रेडर्स का कहना है कि तकरीबन 5 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं पिछले 3 सालों में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी काफ़ी, तो इसके चलते लगातार ट्रेडर्स मांग कर रहे थे कि फेज वाइज अनलॉक होना चाहिए, कुछ हद तक लोगों को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि केसेस में भी अब लगातार कमी देखने को मिल रही है और अमवात में भी लगातार कमी आ रही है। तो उसी के चलते जो आज इकदाम उठाया गया है और लोगों ने भी काफ़ी इसकी सराहना की है। जी आजम, चलिए बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। मेहताब आलम भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। मेहताब, मध्य प्रदेश में जो बड़े शहर हैं, चाहे वो भोपाल हो चाहे इंदौर हो, काफ़ी लॉकडाउन का असर यहाँ पर रहा और काफ़ी लंबे वक्त तक यहाँ पर लॉकडाउन लगा रहा। अब किस तरह के हालात है? क्या कुछ नरमी वहाँ पर है? बाजार वगैरह खुलने की इजाज़त मिल रही है? मध्य प्रदेश में अनलॉक कल से शुरू होगा और अनलॉक को लेकर पिछले 3 दिनों से अलग अलग शहरों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और वज़रा ग्रुप के दरमियान गुफ्तगू जारी है। और आज शाम को 7 बजे अनलॉक को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह रियासत की आवाम के साथ खिताब करेंगे। वहीं पर अगर तमाम चीज़ों पे पहलुओं पे बात करें तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 18 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना मरीजों की तादाद 1 से 9 के बीच में है। 3 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का कोई मरीज नहीं है। भोपाल और इंदौर 2 शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना मरीजों की तादाद 200 से 400 के बीच में है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो जो है जहां पर मध्य प्रदेश में जो है 13 अप्रैल को जो है लॉकडाउन किया गया था, वहीं पर अब हम ये देख रहे हैं और वहां पर मरीजों की तादाद जहां पर हजारों में पहुंच गई थी,
14,000 15,000 के बीच में मरीज आते थे, वहीं पर अगर हम 24 घंटे की बात करें तो कोरोना मरीजों नए मरीजों की जो तादाद आई है वो 1,446 आई है। इस तरह से जो है मध्य प्रदेश में जिंदगी पटरी पर जो है आ रही है और इसको अनलॉक को लेकर, उसके मुख्तलिफ मराहिल को लेकर हुकूमत की सतह पर गुफ्तगू की जा रही है कि अनलॉक में क्या क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा। अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें जहां पर कोरोना मरीजों की तादाद 5% से कम है, वहां पर जो है सरकारी दफातर में 50% मुलाजमीन और 100% अफसरान के साथ जो है खोलने का जो फैसला किया गया है, जिसमें तामीरात का शोबा है, एग्रीकल्चर का शोबा है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के मामले हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल, स्कूल और कॉलेज या दूसरी चीजों को अभी बंद करने का फैसला किया गया है। जुजवी तौर पर राजधानी भोपाल और इंदौर में जो छूट मिलेगी, जबकि दूसरे जो अजला है वहां पर जहां पर मरीजों की तादाद जो है 5% से कम है वहां पर ज्यादा रहेगा, और जहां पर 5% से ज्यादा है वहां पर जो है मरहलेवार तरीके से किया जाएगा। और अभी तक जो फैसला किया गया है वो 15 जून तक रखा जाएगा। 15 जून के बाद अगर हालात और अच्छे और साजगार होते हैं तो उसमें और भी नरमी देने का फैसला किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। रमन्ना हमारे साथ जुड़े हुए। रमन्ना, हैदराबाद में 1 बजे तक तो ढील दे दी गई, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो सड़क हो चाहे बाजार हो, 1 बजे तक जो भी मार्केट खुलता है या अभी तक 10 बजे तक जो खुलता था, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जा रही है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है, कुछ सख्ती की जा रही है ताकि भीड़ को भी कंट्रोल किया जा सके? ये भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने सारा इंतजाम भी किया है। पुलिस ने पूरा पिकेटिंग कर लेके रोड पे नहीं घूमने के लिए पूरा प्रेशर भी लगा रहे। इससे पहले हम देखें तो दिल्ली हैदराबाद में, हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस स्टेशन के लिमिट में करीबन 5,000 तक केसेस बुक कर रहे, जो लॉकडाउन की गाइडलाइंस को ब्रेक करके जो रोड में फिर रहे इन लोगों के ऊपर पूरा केसेस भी कर रहे। अब भी नहीं चलेगा। कल हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने भी बोला कि कोई 2 बजे के बाद कोई अननेसेसरली रोड से वो रूमिंग करता है, इन लोगों को ऊपर जरूर केस लगाएंगे। केस लगा के इनका गाड़ी की सीज करके पूरा लॉकडाउन होने तक का इसकी उम्मीद नहीं करते जैसे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने बोला है। तो इसकी तरह से देखो तो पूरा हैदराबाद और तेलंगाना में पूरी तरह से लॉकडाउन कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरी इंतजाम भी किया है। और रोजगार के लिए जो काम करे वो रोजगार के लिए वो आदमी लोग रहेगा, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे असर पड़ रहे हैं। कल गवर्नमेंट में कैबिनेट में एक डिसीजन भी आया है कि पूरा लॉकडाउन की वजह से देश का इकोनॉमी की सिचुएशन भी पूरा खराब होते जा रहे हैं। इससे रिकवर करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को कैबिनेट भी एक इंस्ट्रक्शन भी दिया है। तेलंगाना में पूरा इकोनॉमिकल का क्राइसिस जो है इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, और सरकारी की लैंड जो है, गवर्नमेंट का लैंड और हाउसिंग बोर्ड की लैंड जो है इसके भेजने के लिए भी पूरा वो प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर करने के लिए सीएस भी ऑर्डर दिया है। ये लॉकडाउन होने के बाद, ये कोरोना के पैंडेमिक से थोड़ा बाहर आने के बाद पूरी तरह से एक प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर करके गवर्नमेंट का लैंड जो है भेजने के लिए, एक इंडस्ट्रियल यूज हो नहीं तो ये रेजिडेंशियल यूज हो, ये पूरा लिस्ट आउट करके पूरी तरह से करीबन 5,000 करोड़ रुपए ये लैंड बेच के चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट भी सोचे, क्योंकि इसके ऊपर ये लॉकडाउन के असर बहुत सारे पड़ा है। हम एक बार पिछले साल की लॉकडाउन की तरह देखे तो 1 महीने में करीबन अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान, 12,000 रुपए का रेवेन्यू सरकार को कम हुआ। 12,000 रुपये सरकार को रेवेन्यू नहीं आया है। इसकी वजह से देखे तो जिस टाइम लॉकडाउन जो है पूरा 25% भी नहीं चल पाया, इसलिए एक महीने की लॉकडाउन की तरीका देखे तो करीबन 8,000 to 9,000 रुपीज का रेवेन्यू गवर्नमेंट को कम पड़ रहा है। इसलिए आज बिल्कुल रजिस्ट्रेशन का अमल भी आज से शुरू कर दिया गया। खुर्रम, आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कुछ चीजों में ढील दी गई है सरकार की तरफ से आज से, क्या उम्मीद लगाएं, क्योंकि 1000 के आसपास अब केसेस आ रहे हैं, तकरीबन ना के बराबर दिल्ली में केसेस हो गए हैं, तो उम्मीद लगाएं कि 1 हफ्ते में दिल्ली वालों को पूरी तरह से राहत मिल जाएगी? देखिए आज़म, आप जानते हैं राजधानी दिल्ली में मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत के बीच
जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर के या फिर जो इंतजामात हैं उनको लेकर लगातार एक तरह की सियासत और टकराव चलता रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत चल रही है और उसमें जो मरकजी हुकूमत के वकील हैं तुषार मेहता, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिसंबर तक पूरे मुल्क के जो अवाम है, जो 18 से 44 साल तक के हैं, जो भी एलिजिबल लोग हैं, और उन सबको वैक्सीन लगा दी जाएगी। हालांकि ये समाअत जो हो रही है ये वैक्सीन की कीमत है उसको लेकर के हो रही है कि आप जानते हैं दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत से कहा था कि तमाम जो रियासतें हैं वहां उनको ग्लोबल टेंडर करने की छूट दी जाए। उसके बाद ग्लोबल टेंडर निकाले भी गए लेकिन वो फेल हो गए थे। तो इस चीज को लेकर के ये एक नया अपडेट आया है। अगर आप देखें तो दिल्ली में जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन की सूरत हाल है उसमें कल ही दिल्ली हुकूमत ने एक बार फिर ग्लोबल टेंडर निकाला है और कंपनियों से कहा है कि जो भी ड्रग्स कंट्रोलर्स ऑफ इंडिया से जो भी मान्यता प्राप्त हैं, जो मंजूर शुदा वैक्सीन है, वो तमाम वैक्सीन को वो कंसीडर करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक जो कंपनियां हैं, चाहे वो फाइजर हो, चाहे मॉडर्ना हो या दूसरी कंपनियां हो, उन्होंने जो स्टेट्स हैं उनसे बात करने से मना कर दिया है और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। आप जानते हैं दिल्ली में वैक्सीन की काफी कमी हो गई है। कभी दिल्ली में 1,20,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल अभी 40-45,000 50,000 के आसपास ही वैक्सीन जो है दिल्ली में लगाई जा रही है। इन तमाम चीजों को देखते हुए जो टकराव है वो लगातार चल रहा है। जिस तरह से केसेस घट रहे हैं उसको लेकर के आम लोग उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन जो सियासत होती रही है लगातार उसकी वजह से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत वो बहुत ही फूंक कर कदम उठा रही है। दिल्ली में अभी जो हालात हैं वैक्सीन को लेकर के, दिल्ली में जो 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन जो है वो मुहैया नहीं है। उसको लेकर के रोजाना कुछ ना कुछ बयानबाजी होती है और टकराव सामने आता है। इसी तरीके से जो 45 साल की उम्र के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए भी फिलहाल वैक्सीन नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली हुकूमत जो है, अरविंद केजरीवाल हुकूमत बहुत ही फूंक कर कदम उठा रही है। केसेस कम हुए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाला जो हफ्ता होगा यानी 7 जून के बाद से जो सुबह 5 बजे तक जिस तरीके से दिल्ली में अभी लॉकडाउन लगा रहेगा, बना रहेगा, उसमें थोड़ी सी छूट मिलेगी और आम लोगों की जो राहत मिल सकती है। प्रशांत, आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है महाराष्ट्र सरकार ने कुछ राहत की सांस ली होगी, जिस तरह से केसेस कम हो रहे हैं, राहत वाली खबर है। लेकिन सवाल यह होता है कि जो लोग लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, अब लॉकडाउन में कुछ रियायत मिलने के बाद वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या वो एहतियात कर रहे हैं, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो या और जो चीजें जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र और मुंबई की खास तौर पर बात की जाए तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आज तक भी ना किसी प्रकार के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा था। यही वजह कि जो केसेस सेक्शन 188 के थे वो कई आंकड़ों में आए हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि रेलवे की तरफ से जो उनके फाइन के जो चार्जेस हैं उसको जब इशू किया गया तो करोड़ों में थे। यानी कई ऐसे लोग हैं जो नकली पासेस बना करके ट्रेन में सफर करते थे। हालांकि ये सारे चीजें जो है वो बिलो द टेबल होते हैं, लेकिन जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र में और 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि तीसरी लहर के साथ साथ उनके सामने ब्लैक फंगस नामक की जो नई बीमारी आई है वो बड़ा चैलेंजेस है। उसके लिए उन्होंने एक डॉक्टरों का टास्क फोर्स भी बना दिया है। वो बीमारी का इलाज क्या है वो भी उन्होंने देख लिया है और बीमारी किन किन लोगों को होती है वो भी उन्होंने साफ तौर पर बताया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए महाराष्ट्र में जो पहल बन सकती है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है। कल उन्होंने एक आंकड़ा बताया वैक्सीनेशन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे दिल्ली के सहयोगी भी बता रहे थे कि उन्होंने पूरा ठिकरा जो है थोप दिया है केंद्र सरकार पे। अगर 44 साल के ऊपर के मरीज अगर लोग हैं तो उनका वैक्सीनेशन का जिम्मा केंद्र सरकार ने उठाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ ही 18 से 44 तक उनका जिम्मा है। लेकिन 18 से 44 तक भी लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। उन्होंने ये कहा कि जो कंपनियां ये दवाइयां बना रही, जो वैक्सीन बना रही है, उनके उत्पादन पे वो फोकस कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ढिलाई उन्हीं इलाकों में दी जाएगी जहां पर केसेस कम हुए हैं, जहां पर लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, और ये वहां के स्थानीय जो है प्रशासन उसका फैसला लेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 जून तक वही कड़े नियम महाराष्ट्र मुंबई में लागू किए गए हैं जो पहले से शुरू किए गए थे। चलिए परवेज, आपके पास आना चाहूंगा। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वहां पर लॉकडाउन का, टूरिज्म बिल्कुल ठप है। ऐसे में सवाल ये होता है कि जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं या जो डेली खाने वाले लोग हैं या खुमचे वाले हैं या रेडी पटरी जो लगाते हैं, उनको क्या सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलती नजर आ रही है या आने वाले दिनों में इनको कुछ राहत दी जा सकती है?
जी बिल्कुल आजम, सही सवाल आपने किया है कि अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेडर्स की, तो सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुए हैं इस दौरान वो है टूरिज्म के लोग, टूरिज्म से जो वाबस्ता लोग हैं। तो कुछ दिन पहले सरकार ने, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, उन्होंने एक पैकेज का भी अनाउंस किया था कि जो शिकारा वाले हैं या पोनी वाले हैं या जो स्लेज ड्राइवर्स हैं उनको 1,000 रुपया माहाना दिया जाएगा 2 महीने तक। ताहम जो हमारी टूरिज्म के लोगों से बात हुई, उनका साफ कहना था कि ये बहुत ही कम है और बहुत ही नाकाफी है ये 1,000 रुपया महीना, क्योंकि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एस्टिमेटेड 5,000 करोड़ का यहाँ पे इंडस्ट्रीज को, जो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, उसको लॉस हुआ। और जो ट्रेडर्स ने हमें बताया है उसके मुताबिक तकरीबन 5 लाख करीब जो लोग हैं वो यहाँ पे बेरोजगार हुए हैं पिछले 3 सालों में। तो इसके चलते एक बड़ी एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज की जरूरत है जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे मरकज की मदद से करनी होगी, क्योंकि जो इकोनॉमी है यहाँ पे वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। यहाँ पे अगर हम कश्मीर की, जेएंडके की बात करें तो इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स होकर रखी है, क्योंकि बाकी मुल्क में अगर हम देखें तो पिछले 1.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है लॉकडाउन वगैरह का, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछले 3 साल 2019 अगस्त के महीने से यहाँ पे लगातार ऐसी सिचुएशन चल रही है कि कभी दुकानें खुल रही हैं तो कभी दुकानें बंद हैं, और कभी कारोबार चलता है तो कभी कारोबार ठप हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें टूरिज्म की, तो टूरिज्म का हमने देखा कि मार्च के महीने में यहाँ पे टूरिज्म बूम हुआ था। काफी सारे जो सयाह यहाँ पे आए थे और लोग काफी खुश थे, जो टूरिज्म से वाबस्ता लोग के लिए वो काफी खुश थे। लेकिन फिर एक बार फिर से सेकेंड वेव जो कोविड-19 की आई है और महामारी फिर से एक बार शुरू हुई है, तो एक बार फिर से जो टूरिज्म का सेक्टर है वो फिर से डाउन हो गया है, पूरी तरह से मुतासिर हो गया है। और आज के डेट में अगर हम बात करें तो चाहे हम शिकारा वालों की बात करें या डल में जो हाउस बोट्स होते हैं उनकी बात करें तो वीरान पड़े हैं, हर एक जगह पे वीरानी का मंजर है यहाँ पे। क्योंकि अगर लॉकडाउन अनलॉक अब हो भी जाता है तो टूरिज्म के रिवाइव होने की बहुत जल्दी उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब तक बाकी स्टेट्स में जो है वहां पे अनलॉक नहीं होता है और तब तक लोग के घरों से बाहर नहीं आते। चलिए बिल्कुल मेहताब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मेहताब, एक राहत की खबर सरकार के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए है कि वहां पर काफी कमी वाकई हुई है कोरोना केसेस में, लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है, मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। यकीनी तौर पर आजम जो जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, लेकिन ये हड़ताल जो है अचानक नहीं है, क्योंकि अगर जूनियर डॉक्टरों की मुतालबात पे बात करें तो उन्होंने पिछले 6 महीने से कई बार उन्होंने मरहलेवार तरीके से जो है हुकूमत को मेमोरेंडम दिया, और 29 तारीख को भी उन्होंने अपने 6 नुकाती मुतालबात को लेकर हुकूमत को मेमोरेंडम दिया था, लेकिन हुकूमत ने कल रात तक कुछ पर गौर नहीं किया। तो आज उन्होंने राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर अपनी हड़ताल शुरू कर दी है, और अगर हुकूमत आज भी उनके मुतालबात को नहीं मानती तो आज तो उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज को बंद किया है, कल से वो कोरोना मरीजों का इलाज भी बंद कर देंगे। इसी के साथ अगर जो है आदम पूरे उस पर बात करें तो ये जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के साथ साथ आयुष डॉक्टरों की हड़ताल को आज 6ठा दिन है, और इससे पहले जो है मध्य प्रदेश महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की भी हड़ताल जारी थी मरहलेवार तरीके से, और उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी थी, लेकिन हुकूमत की कानदहानी पर 15 जून तक के लिए उन्होंने अपनी हड़ताल को मुलतवी किया है। इस तरह से देखा जाए तो सेहत का जो शोबा है मध्य प्रदेश में मुतासिर नजर आ रहा है, और हुकूमत अगर इस पर संजीदगी से गौर नहीं करती है तो आने वाले दिन मुश्किलात और नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपका, रमन्ना हैदराबाद से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, परवेज, प्रशांत और खुर्रम, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।